नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे फेज की वोटिंग हुई। दूसरे चरण में भी 92% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हुए। 6 एग्जिट पोल में से 5 में वहां बीजेपी की सरकार बनने की संभावना दिख रही है। असम के 8 एग्जिट पोल में बीजेपी की तीसरी बार वापसी होती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के एग्जिट पोल में फिर से वहां स्टालिन की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि केरल में इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पीएम 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। मंदिर में पीएम बच्चों से भी मिले और उनसे बातचीत भी की। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास के बीच आज शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज फहराया। ध्वजारोहण से पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग महापुरुषों को बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने का पाप देशद्रोह से कम नहीं है। आज श्रीनगर पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आज 2 अलग अलग ऑपरेशन में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। पुलिस की टीम ने श्रीनगर के मुल्फाक इलाके में आतंकवादियों के एक ठिकाने पर छापेमारी करके AK-47 राइफल, 14 राउंड गोला बारूद और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया। इससे पहले बीती रात एक डॉक्टर समेत 5 ओवरग्राउंड वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन, जिंदा कारतूस, आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान अचानक वीडियो स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चलने से कोर्ट में असहज स्थिति बन गई। यह घटना चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अदालत में हुई। अज्ञात यूजर ने कई बार वीडियो चलाया, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम बंद करना पड़ा। हाईकोर्ट प्रशासन ने मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस की IFSO साइबर यूनिट को दी है। यह वीडियो किसी शीतजीत सिंह के अकाउंट से चला है। शीतजीत सिंह ने दावा किया कि उनका अकाउंट किसी ने अमेरिका से हैक कर लिया था। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव में बीजेपी के प्रवेश वाही ने जीत हासिल की है। प्रवेश वाही रोहिणी ईस्ट वार्ड नंबर 53 से बीजेपी के पार्षद हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का बहिष्कार किया। मेयर चुनाव में प्रवेश वाही को 156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 9 वोट मिले। मोनिका पंत निर्विरोध डिप्टी मेयर चुनी गई। डीएनए मित्रों, देश के 5 राज्यों में वोटिंग का काम आज पूरा हो गया। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही 5 राज्यों के उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान खत्म होने के साथ ही आज हम इन चुनावी राज्यों का सबसे विश्वसनीय AI एग्जिट पोल लेकर आए हैं। आज के विश्लेषण में हम जानेंगे कि 5 राज्यों का एग्जिट पोल क्या कहता है। AI एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है। एग्जिट पोल अगर नतीजे में बदले तो इसका असर क्या होगा। मित्रों, AI एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखने से पहले यह बताना जरूरी है कि AI एग्जिट पोल का सैंपल साइज क्या है। बंगाल में हमने सोशल मीडिया पर 3 लाख सेंटीमेंट्स के आधार पर यह एग्जिट पोल तैयार किया है। वहीं असम में 1.5 लाख और तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में 2,20,000 सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स के आधार पर AI एग्जिट पोल किया गया। इस विश्लेषण की शुरुआत पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल से करते हैं, जिस पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है। सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल के AI एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। मित्रों, AI एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 144 से 160 के बीच सीट मिल सकती है। वहीं टीएमसी को 129 से 145 के बीच सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 से लेकर 5 सीट जा सकती हैं। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बना सकती है। मित्रों, अब आपको बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों के AI एग्जिट पोल के आंकड़े भी देखने चाहिए। किस रीजन में कौन सी पार्टी आगे है। सबसे पहले बात साउथ बंगाल की, जहां सबसे ज्यादा 86 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। नॉर्थ बंगाल में कुल 54 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 39 से 42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी पहले से भी मजबूत रही है। अब बात जंगल महल रीजन की, जहां आदिवासी मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं। यहां कुल 47 सीटें हैं। जंगल महल में बीजेपी को 30 से 33 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात कोलकाता रीजन की, जहां 42 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 14 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है।
जबकि टीएमसी को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं, यानी यहां टीएमसी का पलड़ा भारी है। अंत में बॉर्डर रीजन की बात करें तो यहां कुल 65 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 39 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इस तरह बंगाल के पांचों रीजन को मिलाकर यह तस्वीर तैयार होती है। साउथ बंगाल में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं नॉर्थ बंगाल और जंगल महल में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। कोलकाता रीजन और बॉर्डर रीजन में टीएमसी आगे है। यानी बंगाल में एआई एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार इतिहास बनने जा रहा है। मित्रों, पहली बार बीजेपी बंगाल की सत्ता में आती दिखाई दे रही है। चौथी बार बंगाल में सरकार बनने का ममता बनर्जी का सपना टूटता दिख रहा है। मैं चाहूंगा ये तस्वीरें एक बार आप दिखाएं, ताकि ये आज की तस्वीरें हैं। मित्रों, एआई एग्जिट पोल में हमने ये सवाल भी पूछा कि बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है। क्या ममता अभी भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, या सीटों की तरह यहां भी बदलाव हो रहा है? एआई एग्जिट पोल के मुताबिक 42% लोगों की पसंद के साथ ममता बनर्जी सबसे आगे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी 36% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 9% लोगों की पसंद है। बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष 8% और बीजेपी की ही अग्निमित्रा पॉल 5% लोगों की पसंद है। यानी एग्जिट पोल में पिछड़ने के बावजूद ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल की पहली पसंद बनी हुई है। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से बहुत पीछे नहीं है। बंगाल चुनाव में एसआईआर का मुद्दा छाया रहा, इसका फायदा किसे होगा? इस सवाल के जवाब में 56% लोगों ने कहा कि एसआईआर का फायदा टीएमसी को होगा, जबकि 34% लोगों के मुताबिक बीजेपी को एसआईआर का लाभ मिलेगा। लगभग 5% लोगों ने कांग्रेस और लेफ्ट को एसआईआर से फायदे की बात कही। ये थोड़ा चौंकाता है। बीजेपी एसआईआर के पक्ष में थी, जबकि तृणमूल ने खुलकर इसका विरोध किया था। एसआईआर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, लेकिन एआई एग्जिट पोल के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा फायदा टीएमसी को मिल रहा है। यानी टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ जो माहौल बनाया, उसका फायदा उसने उठाया। मित्रों, एसआईआर के अलावा बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे की गूंज भी जोर शोर से सुनाई दी। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, जबकि टीएमसी ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। लेकिन जब मतदाताओं से घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उनकी क्या राय थी? एआई एग्जिट पोल के मुताबिक 27% लोगों ने कहा कि घुसपैठियों का मुद्दा टीएमसी को फायदा पहुंचाएगा, जबकि 64% ने माना बीजेपी को इससे फायदा होगा। यानी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही। मित्रों, बंगाल चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद की भी काफी चर्चा हुई। मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, उसकी गूंज पूरे देश को सुनाई दी। लेकिन क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद मुद्दा बन पाया? इस सवाल के जवाब में केवल 18% लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुद्दा बन पाया, जबकि 68% लोगों ने इसे नकार दिया। यानी हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का ऐलान करके बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की जो कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। डीएनए मित्रों, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि बंगाल चुनाव में वो कौन से मुद्दे रहे जो सबसे ज्यादा चले, जिनके आधार पर लोगों ने मतदान किया। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक कानून व्यवस्था का मुद्दा लोगों की प्राथमिकता में सबसे आगे रहा। 31% लोगों के लिए सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। वहीं 25% के साथ घुसपैठ दूसरे नंबर पर रहा। 20% के साथ एसआईआर तीसरे नंबर पर। कटमनी यानी सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी के जो आरोप लगते हैं, वो 18% के साथ चौथे नंबर पर रहा। वहीं 6% के साथ खान पान का मुद्दा 5वें पायदान पर रहा। मित्रों, कानून व्यवस्था, घुसपैठ और कटमनी जैसे मुद्दों का चलना यह बताता है कि ममता सरकार के खिलाफ लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। इन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला तो उसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ सकता है। मित्रों, बंगाल चुनाव में महिला वोटर भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा संख्या में वोट डालती हैं। बंगाल चुनाव में महिलाओं का रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने के बाद यह पहला चुनाव था। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल चुनाव में 48% महिलाएं टीएमसी के साथ रहीं, जबकि बीजेपी के साथ 43% महिलाएं रहीं। यानी महिलाओं का वोट अपने साथ रखने में ममता बनर्जी काफी हद तक कामयाब रही।
डीएनए मित्रों महिला वोटर दीदी के साथ रही तो फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के 57% फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के साथ रहे। वहीं टीएमसी को सिर्फ 29% फर्स्ट टाइम मतदाताओं का साथ मिल पाया। यानी बंगाल के सबसे युवा मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से बीजेपी पर ज्यादा भरोसा दिखाया। मित्रों अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजों में बदलते हैं तो क्या होगा। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी कितनी ताकतवर हो जाएगी। बंगाल वो राज्य है जहां बीजेपी बहुत देर से सत्ता की लड़ाई में आई है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले ही बंगाल के थे, लेकिन बंगाल की राजनीति में 2014 से पहले बीजेपी को कोई खास महत्व नहीं मिलता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 17% वोट हासिल करने के बाद भी 10 साल पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने लगी, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को 77 सीटों पर सीमित कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 2026 के एआई एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। यानी केवल 10 साल में बीजेपी 3 सीट से सत्ता पाने के करीब दिखाई दे रही है। मित्रों बंगाल में अगर बीजेपी की जीत हुई तो पार्टी की छवि ऑल इंडिया ताकत के रूप में और मजबूत होगी। बंगाल में जीत का मतलब होगा कि बीजेपी ने पूर्वी भारत में भी मजबूत पकड़ बना ली है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसे इन सीटों पर फायदा मिल सकता है। इससे केंद्र में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। बंगाल की जीत से अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भी बीजेपी का दावा और मजबूत होगा। अभी देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। अगर बंगाल में बीजेपी जीती और असम में फिर से सरकार में आई तो 22 राज्यों में बीजेपी सरकार में आ जाएगी। एनडीए का शासन लगभग 70% भूभाग में है। बंगाल में जीत के बाद इसमें 3% की और बढ़ोतरी होगी। इस तरह एनडीए का शासन लगभग 70% आबादी पर है। बंगाल में जीत के बाद इसमें 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। डीएनए मित्रों अब एआई एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार जब बनती दिख रही है तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि 5 साल में बीजेपी ने यह कमाल कैसे किया। बीजेपी ने 2021 की हार से सबक लेकर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने और बाहरी छवि से छुटकारा पाने के लिए अपनी रणनीति में काफी बदलाव किए। धार्मिक रीब्रांडिंग के तहत बीजेपी ने भगवान राम के साथ साथ मां काली और मां दुर्गा पर ध्यान केंद्रित किया, जो बंगाल की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। जय श्री राम की जगह जय मां काली और जय मां दुर्गा के उद्घोष को अपनाया गया। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने काली मंदिर जाकर दर्शन भी किए। जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां काली। बीजेपी नेताओं ने बंगाली संस्कृति और खान-पान के मुताबिक भी खुद को ढाला ताकि टीएमसी के बाहरी वाले नैरेटिव को तोड़ा जा सके। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो मछली पर प्रतिबंध लगा देगी। इसके जवाब में बीजेपी के कई उम्मीदवार हाथ में मछली लेकर प्रचार करते नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कोलकाता में मछली और चावल खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इन तस्वीरों के सहारे बीजेपी ने इस बात का जवाब दिया कि वो बंगाल के लोगों के खान पान के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया और संगठन को मजबूत किया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का उपयोग शहरी और भद्रलोक मतदाताओं के लिए किया गया। पिछली बार की तरह ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए गए। ममता की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार से जोड़ा गया। साथ ही बीजेपी ने महिलाओं को सुरक्षा पर भी फोकस किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए भी मतदाताओं को लुभाया। आपको बीजेपी के घोषणा पत्र के प्रमुख वादों के बारे में भी जानना चाहिए। महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने 3,000 रुपए की मासिक सहायता और सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा किया। बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता का वादा किया।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 दिनों में 7वां वेतन आयोग लागू करने का भरोसा दिलाया। 6 महीने में समान नागरिक संहिता का भी वादा किया। इन घोषणाओं के अलावा बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति बनाने का भी वादा किया। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इन घोषणाओं पर बंगाल के मतदाताओं ने भरोसा दिखाया। मित्रों, बीजेपी की चुनावी रणनीति और घोषणा पत्र के अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जिसने इस बार बंगाल के चुनाव पर असर डाला। जो बंगाल चुनावी हिंसा के लिए देश में सबसे बदनाम है, वहां मतदाताओं के डर को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बंगाल में इस बार अर्धसैनिक बलों की अभूतपूर्व तैनाती की गई। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों के 2 लाख से ज्यादा जवानों को सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया। इन जवानों ने बंगाल में जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च करके लोगों तक यह संदेश दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भयमुक्त होकर वोट करना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती का जोरदार विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा उपायों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी का नतीजा है कि बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पहले चरण में 93% तो दूसरे चरण में भी 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मित्रों, एआई एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टीएमसी बहुमत से बहुत दूर हो। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती के बावजूद लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई, अगर एग्जिट पोल को उन्होंने गलत साबित कर दिया तो क्या होगा? मित्रों, बंगाल में टीएमसी की चौथी जीत ये साबित करेगी कि ममता बनर्जी का जनाधार अभी भी सबसे ज्यादा मजबूत है। चौथी जीत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की भूमिका बढ़ेगी, उनका कद और बढ़ेगा, उन्हें विपक्ष की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाएगा। इसके साथ साथ बंगाल को लेकर बीजेपी को अपनी रणनीति फिर से सोचनी पड़ेगी। 5 साल तक उसे फिर से ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। पूर्वी भारत में बीजेपी के विस्तार पर ब्रेक लगेगा। इसके अलावा केंद्र के साथ बंगाल सरकार का टकराव और बढ़ेगा। मित्रों, पश्चिम बंगाल के बाद अब बात असम की। असम में पिछले 2 विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। 9 अप्रैल को असम में सभी 126 सीटों पर करीब 86% मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव से 3% ज्यादा वोटिंग हुई। इस 3% ज्यादा वोटिंग से असम में क्या कुछ बदल रहा है? असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? अब हम इन्हीं सवालों के साथ असम के एआई एग्जिट पोल को डिकोड करेंगे। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजनीति में सफल राजा वही होता है जो समय से पहले अपनी चाल सोच लेता है, गुप्त रखता है और आवश्यकता पड़ने पर बिना झिझक के कठोर निर्णय लेता है। तो असम में सफल कौन है? किसने अपनी रणनीति समय से पहले सोच ली और उसे सही तरीके से लागू किया? मित्रों, ये परिणाम से तय होगा, लेकिन आपको असम का एआई एग्जिट पोल देखना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले वोट शेयर की बात करते हैं। असम में बीजेपी गठबंधन को 45 से 46% तक वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 35 से 37% तक वोट मिल सकता है। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और अन्य दलों को 17 से 19% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी असम के मतदाताओं की पहली पसंद बनती दिख रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। मित्रों, एआई एग्जिट पोल कहता है असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 80 से 86 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं और एआईयूडीएफ समेत अन्य पार्टियों को 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। मित्रों, कांग्रेस ने इस बार असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ गौरव गोगोई को अपना चेहरा बनाया था। कांग्रेस का पूरा चुनावी कैंपेन गौरव गोगोई के आसपास ही केंद्रित था। गौरव गोगोई खुद जोरहाट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपको यह भी जानना चाहिए कि असम में वीवीआईपी सीटों पर कौन आगे दिखाई दे रहा है। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट पर बहुत मजबूत हैं। जालुकबारी सीट से हिमंता की जीत की संभावना 72 से 78% तक है। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जीत की संभावना 54 से 59% तक है, लेकिन इस सीट पर नजदीकी मुकाबला है। एआईयूडीएफ के मुताबिक बदरुद्दीन आजम
बिनाकंडी सीट से कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। यहां बदरुद्दीन अजमल के जीत की संभावना 48 से 53% है, यानी ये सीट फंसी हुई। डीएनए मित्रों, एआई एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, इसकी बड़ी बातें एक बार फिर हम आपसे शेयर कर लेते हैं। पहली बड़ी बात यह कि हमारे एआई एग्जिट पोल के मुताबिक असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सीट आसानी से जीत रहे हैं। गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर आगे हैं। बदरुद्दीन अजमल बिनाकंडी सीट पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां कांटे की टक्कर है। मित्रों, पिछले कुछ चुनाव में आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। विधानसभा चुनाव में खासतौर पर जो पार्टी महिलाओं की पहली पसंद बनी है, उसे ही सत्ता मिली है। अब हम आपको बताते हैं असम में कौन सी पार्टी महिलाओं की पहली पसंद रही। महिला वोटर्स ने किस पार्टी को कितना समर्थन किया। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि 58% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखाया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 28% महिलाएं मतदाताओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एआईयूडीएफ को 6% और अन्य दलों को 8% महिलाओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि महिला वोटर्स के बीच इस चुनाव में बीजेपी की पकड़ मजबूत रही। यह चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसलिए सबसे पहले अब इसे समझ लेते हैं। मित्रों, असम में बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना चला रही है, जो ये असम की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना थी। इसमें 40 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को 1250 रुपए की मदद हर महीने दी जा रही थी। चुनाव से पहले लाभार्थियों को 9000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसका लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। असम में 28 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत 10,000 रुपए का सीड कैपिटल दिया गया। इस योजना का मकसद महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने में मदद करना था। आर्थिक तौर पर मजबूत हुई नारी शक्ति ने असम में बीजेपी को भी मजबूत किया। इसके अलावा लड़कियों के लिए निजुत मोइना स्कीम, हथकरघा बुनकर महिलाओं के लिए स्वनिर्भर नारी जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही थी। समझिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद मिली। आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, इसीलिए बीजेपी महिलाओं की पहली पसंद बनी। मित्रों, अब हम आपको असम का महा एग्जिट पोल दिखा देते हैं। माई एक्सेस इंडिया ने असम में बीजेपी गठबंधन को 88 से 100, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 38 और अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती दिखाई नहीं। मैट्रीज ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 और अन्य को 6 से 12 सीटें दी हैं। पी मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 82 से 94, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीटें मिली हैं। पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 96, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 34 और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। यानी महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 86 से 97 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 26 से 35 सीटें मिल सकती हैं। 5 के 5 एग्जिट पोल असम में बीजेपी गठबंधन को बहुमत दे रहे हैं। मित्रों, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक और इतिहासकार निकोलो मैकियावेली ने कहा है कि राजनीति में अवसर को पहचानना और उसे तुरंत पकड़ना ही लगातार सफलता का राज है। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि असम में बीजेपी ने अवसर को पहचाना, इसीलिए उसे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता मिलती दिख रही है। मित्रों, सवाल यह है कि आखिर असम में बीजेपी की लगातार जीत और कांग्रेस की लगातार हार का राजनीतिक मतलब क्या है। अब इसे समझिए। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हिंदुत्व, विकास, अस्मिता यानी जाति, माटी, भेटी का मॉडल जमीन पर मजबूत है। घुसपैठ असम में बड़ा मुद्दा है। हमारे एआई एग्जिट पोल में 35% मतदाताओं ने बताया कि घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पर घुसपैठियों के संरक्षण का आरोप लगा। कांग्रेस उस मुद्दे पर मजबूती से अपना बचाव नहीं कर पाई, इसलिए उसे नुकसान हुआ। चुनाव से पहले कई नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस कमजोर हुई। संगठन कमजोर होने और गौरव गोगोई के अलावा दूसरा मजबूत युवा नेतृत्व नहीं होने से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। संक्षेप में कहें तो मजबूत नेतृत्व, सटीक मुद्दे, महिला और यूथ वोटर्स पर फोकस की वजह से बीजेपी एआई एग्जिट पोल में असम में सरकार बनाती दिखाई दे रही है। वहीं कमजोर संगठन और घुसपैठ के मुद्दे पर धुलमुल रवैये के कारण कांग्रेस तीसरी बार हारती नजर आ रही है। मित्रों, एआई के एग्जिट पोल से यह तय है कि असम नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का शक्तिशाली दुर्ग बन चुका है। जिस असम पर कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया,
वहां पर अब वो उसी तरह सत्ता से दूर हो चुकी है जिस तरह बिहार और यूपी जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में गायब है। सिर्फ असम ही नहीं, इस समय उत्तर पूर्व के किसी भी राज्य में कांग्रेस की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जबकि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को अपना गढ़ बना लिया है। 8 राज्यों में से 4 में बीजेपी की अपनी सरकार है, जबकि 2 राज्यों में वो सत्ता में साझेदार है और इसमें असम का योगदान काफी अहम है। डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल और असम के अलावा दक्षिण के 3 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए। तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में किसकी सरकार बनने वाली है, एआई एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, अब आपको यह भी देखना चाहिए। सबसे पहले हम तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां डीएमके और एआईडीएमके के बीच टक्कर है, लेकिन इस चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके भी ताल ठोक रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में जनता का मूड किस तरह कैप्चर हुआ, उसके आंकड़े आपको देखने चाहिए। डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी को 43 से 46% वोट दिखाई दे रहा है मिलता हुआ। वहीं एआईडीएमके के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे एनडीए गठबंधन को 36 से 39% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को 14 से 19% वोट मिल सकते हैं। अगर तमिलनाडु में सीटों की बात करें तो 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। एआई एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 140 से 162 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके अलायंस को 52 से 74 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीवीके को 8 से 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, यानी तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार की वापसी के आसार दिख रहे हैं। डीएनए मित्रों, बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट का रिकॉर्ड टूटा था। इस बार 84% से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन इस वोटर टर्नआउट का असर यह दिख रहा है कि एमके स्टालिन को फिर से वापसी हो रही है, जबकि बंगाल में भी 92% से ज्यादा मतदान हुआ और वहां एग्जिट पोल के मुताबिक दीदी जा रही है। मित्रों, अब नजर डालते हैं केरलम के एआई एग्जिट पोल पर। 140 विधानसभा सीट वाली केरलम में बहुमत का आंकड़ा 71 है, लेकिन इस बार यह जादुई आंकड़ा कौन पार कर रहा है, आपको यह भी देखना चाहिए। एआई एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की पार्टी सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन एलडीएफ को 40 से 42% वोटों के साथ 58 से 70 सीटें मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ 41 से 43% वोट शेयर के साथ 63 से 74 सीटें जीत सकती है। केरलम में एनडीए को 12 से 15% वोट मिल रहे हैं। एनडीए 2 से 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी एआई एग्जिट पोल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी यूडीएफ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जिट पोल में परिणाम क्या होंगे, ये देखना और भी दिलचस्प हो गया है। केरलम में अगर कांग्रेस की जीत हुई तो दक्षिण में कांग्रेस की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तेलंगाना और कर्नाटक में पहले से कांग्रेस सत्ता में है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस के गठबंधन की जीत होती दिखाई दे रही है। इस तरह सिर्फ आंध्र प्रदेश ही दक्षिण का वो राज्य होगा जहां वो सत्ता से बाहर रहेगी। मित्रों, अब आपको पुडुचेरी का एआई एग्जिट पोल भी देखना चाहिए। पुडुचेरी में भी इस बार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 90% वोट पड़े हैं। 30 सीटों वाली पुडुचेरी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 16 है। यहां एनडीए अलायंस 36 से 40% वोट शेयर के साथ 14 से 18 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन को 30 से 33% वोट शेयर के साथ 7 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीवी के 16 से 18% वोट शेयर के साथ 2 से 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। मित्रों, यहां हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो। मित्रों, साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन सभी एजेंसियों ने बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर का पूर्वानुमान लगाया था। इन सभी पोल्स का औसत मिलाया जाए तो टीएमसी को 156 और बीजेपी को 121 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, परंतु नतीजे बिल्कुल उलट आए। चुनावी नतीजों में टीएमसी को 215 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था, जबकि बीजेपी को 77 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। मित्रों, डीएनए में हम हमेशा आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं और आज एग्जिट पोल को लेकर आपको कुछ ऐसी ही जानकारी हम देने वाले हैं। हर बार चुनाव के परिणाम से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई? क्या आपने कभी सोचा कि भारत में पहला एग्जिट पोल कब किया गया? और क्या आप ये जानते हैं कि कई बार एग्जिट पोल के जरिए चुनावी धांधली को एक्सपोज भी किया गया? मित्रों, एग्जिट पोल के आविष्कार का श्रेय मुख्य तौर पर 2 लोगों को जाता है। पहले है मार्सेल वैन डैम, समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वैन डैम ने 15 फरवरी 1967 को नीदरलैंड्स के चुनावों के दौरान दुनिया का पहला एग्जिट पोल किया था। अमेरिकी पोलस्टार वॉरेन मिटोफ्स्की ने नवंबर 1967 में
केंटकी के गवर्नर चुनाव के दौरान एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर एग्जिट पोल किया था। यानी एग्जिट पोल का इतिहास करीब 60 साल पुराना है। लेकिन भारत में पहला व्यवस्थित एग्जिट पोल 1980 में हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल किया गया। इस एग्जिट पोल को एक मैगजीन में प्रकाशित किया गया था। टेलीविजन पर एग्जिट पोल की लोकप्रियता पहली बार 1996 के लोकसभा चुनाव से बढ़ी, जब दूरदर्शन से पहली बार इसे प्रसारित किया गया। डीएनए मित्रों, ऐसा नहीं कि हर बार एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक होते हैं। कई बार साइलेंट वोटर्स की वजह से आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल की ताकत यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में एग्जिट पोल ने चुनाव के परिणामों में धांधली को भी एक्सपोज किया। 2004 में यूक्रेन की ऑरेंज क्रांति चुनावी धांधली को एक्सपोज करने का सबसे प्रसिद्ध वैश्विक उदाहरण है। 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में दो मुख्य उम्मीदवार थे, विक्टर यानुकोविच और विक्टर युशाचेंको। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था कि युशाचेंको 11% के मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट आया। मित्रों, एग्जिट पोल और परिणाम के बीच इतना अंतर होने की वजह से यूक्रेन की जनता सड़कों पर उतर आई। वहां की सुप्रीम कोर्ट को चुनाव रद्द करना पड़ा और दोबारा जब चुनाव हुए तो युशचेंको की जीत हुई। मित्रों, एग्जिट पोल का मतलब सिर्फ अनुमान नहीं होता, बल्कि यह सांख्यिकी, डेटा और मानवीय मनोविज्ञान का एक दिलचस्प मेल है। यही वजह है यह लोकतंत्र के उस उत्साह का हिस्सा बन गया है जहां मतदान खत्म होते ही नतीजों की उत्सुकता चरम पर हो जाती है और लोग हर बार एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं। मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अंतिम और निर्णायक प्रयास ही जीत तय करता है। यही पश्चिम बंगाल में आज दिखा, जहां दूसरे फेज की वोटिंग हुई। जिन 142 सीटों पर आज मतदान हुआ उसे ही निर्णायक कहा जा रहा है। आज की ही 142 सीटें पश्चिम बंगाल की सरकार तय करेगी। इसलिए आज टीएमसी और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। 92% से ज्यादा वोटिंग के बीच आखिरी वक्त तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर दिखाई दी। बूथों पर घूमते हुए थोड़ी बेचैन सी नजर आ रही थी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी सड़क पर दौड़ रहे थे। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़पें हुई। इस बीच रबड़ की नकली उंगली से फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। आरोप यह भी लगे कि कई जगहों पर ईवीएम में बीजेपी कैंडिडेट के नाम के सामने टेप चिपका दिया गया। मतलब पहले फेज में जो तस्वीरें नहीं दिखी वो आज दिखाई दी। इसलिए अब हम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का वीडियो विश्लेषण करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज की तस्वीर दिखाते हैं। मेरी बाईं तरफ बंगाल की सीएम की यह तस्वीर चुनाव खत्म होने से करीब 1 घंटे पहले की है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र कोलकाता के भवानीपुर में थी। आमतौर पर चुनाव के दिन ममता बनर्जी काफी शांत और सुकून में रहती हैं। पहले फेज की वोटिंग के दौरान भी वो दोपहर करीब 3 बजे के बाद सड़क पर निकली थी, लेकिन आज वो दिन भर एक्टिव थी। उन्होंने खुद बताया कि वो रात भर जागकर स्थिति पर नजर रख रही थी। सुबह में वोट डालने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में रही, उसके बाद अधिकारियों से बात करती रही। दोपहर में अपने पार्टी नेताओं से बात की, बयान जारी किया। शाम में फिर वो मीडिया के सामने आई और जो प्रतिक्रिया दी उसे बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने इस तरह की क्रूरता पहले कभी नहीं देखी, खासकर भाजपा के समर्थकों और सभी केंद्रीय बलों की मानसिकता। जीत करीब है, तृणमूल जीत रही है। मैं सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह करती हूँ। सुना आपने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस जीत के करीब है। ये करीब शब्द उनके आत्मविश्वास में कमी को दिखाता है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी 100% सत्ता में वापसी को लेकर संदेह है। मित्रों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाव भाव में भी बेचैनी दिख रही है। मीडिया वाले कैमरे लगातार उनके सामने खड़े रहे। वो 2 सेकंड्स में वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद जब बोलने लगी तो पहले जीत को लेकर उनके आत्मविश्वास में कमी दिखी और फिर उनके शब्दों में झुंझलाहट भी दिखाई दी। चुनाव खत्म होने से 1 घंटे पहले भी उन्होंने सेंट्रल फोर्स पर आरोप लगाए। हम आपको सुनाते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटी फोर्स को लेकर उन्होंने क्या कहा। सीआरपीएफ इस तरह की यातनाएं नहीं दे सकती। राज्य पुलिस वहाँ नहीं है। उन्होंने सारे बूथ अपने कब्जे में ले लिए हैं। क्या ये उनका कर्तव्य है? सीमा की सुरक्षा करने के बजाय वे एक राजनीतिक दल की सुरक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस सेंट्रल फोर्स की नियत और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, जिनकी वजह से 2021 की तुलना में इस बार हिंसा कम हुई, जिन पर भरोसा करके लोग वोट डालने के लिए घर से निकले और 92% से ज्यादा मतदान का कीर्तिमान बनाया गया। उन पर चुनाव के आखिरी समय तक सवाल उठाते रहने का अर्थ क्या है? क्या उन्हें भवानीपुर के नतीजे को लेकर कोई संदेह है
या फिर पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। वैसे मित्रों, बेचैन सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं दिखी, आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी उतने ही बेचैन नजर आए। बीजेपी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारा है। वो भी आज दिन भर सड़कों पर घूम रहे थे। भवानीपुर के चक्रबेरिया इलाके में एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। समर्थकों के साथ शुभेंदु अधिकारी उन्हें खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े। शुभेंदु के साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। दौड़ते हुए शुभेंदु नारेबाजी कर रहे थे। हम आपको सुनाते हैं किस तरह बीजेपी के नेता राम नाम के नारे लगा रहे थे। शुभेंदु जहां घिरे वो चक्रबेरिया इलाका ममता बनर्जी का गढ़ है। वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। जवाब में शुभेंदु ने खुद मोर्चा संभाल लिया। पिछली बार शुभेंदु ने अपने गढ़ नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। इस बार वो ममता बनर्जी के गढ़ में आकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ये बात वो जानते हैं कि भवानीपुर में जीत या हार का क्या मतलब है। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता रबड़ की नकली उंगली से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं शुभेंदु ने क्या कहा। फॉल्स फिंगर। काउंसलर देवोलीना विश्वास ने 730 रबर की उंगली खरीदी है। कोई चोरी नहीं करने देंगे। 3080 बीएलओ स्लिप वापस लौट आया है, उसको भी हमने हर बूथ में चिन्हित किया है। मित्रों, ये कोई पहली बार नहीं है जब सिलिकॉन की नकली उंगली से फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। 2013 के पंचायत चुनाव में पहली बार पश्चिम बंगाल में ही विपक्ष ने आरोप लगाया था कि रबड़ फिंगर से फर्जी वोट डाले गए। उसके बाद 2018 और 2021 चुनाव में भी ऐसे आरोप लगाए गए। इसके अलावा बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी ऐसे आरोप लगे। सिलिकॉन फिंगर के जरिए नाम बदलकर वोट कराने के आरोप लगने के बाद जी न्यूज की टीम एक मतदान केंद्र पर पहुंची। वहां क्या कुछ दिखाई दिया वो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं, कोई आई कार्ड लेकर आता है, चेक करते हैं और उसको यहाँ टिक कर देते हैं वोटर स्लिप, और उसके बाद वो चला जाता है। अब जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो ये आरोप लगा रहे कि डबल से वही व्यक्ति किसी और नाम से वोट करने के लिए ये टीएमसी ने जो सिलिकॉन फिंगर है वो खरीदी और उसके बाद वो दोबारा से वोट देने की कोशिश करता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कुछ लोग टीएमसी के डबल से वोट करने के लिए, जैसे आपने एक नाम से वोट कर दिया, दोबारा वोट करने के लिए सिलिकॉन फिंगर खरीदी है और डबल से वोट करने कई दूसरे नाम से आ जाए। नहीं, ये गलत बात है, ये पूरे गलत बात है। सिलिकॉन टीएमसी ने फिंगर खरीदी है डबल से वोट करने के लिए, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। क्यों? वोट संतुष्टि हो, वोट संतुष्टि हो गया। शुभेंदु जो आरोप लगा रहे हैं उसे लोग खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में एक तस्वीर और आई। ये तस्वीर है ईवीएम पर टैपिंग की। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बाईं तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ईवीएम में बीजेपी कैंडिडेट के नाम के सामने टेप लगा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि डायमंड हार्बर के फाल्टा इलाके में ईवीएम मशीन के ऊपर उसके कैंडिडेट के नाम के सामने टेप लगा दिया गया। बीजेपी इसे डायमंड हार्बर मॉडल कह रही है और आरोप लगा रही है एक दो नहीं बल्कि कई बूथों पर कई मशीनों में इस तरह ईवीएम हैक करने की कोशिश की गई। बंगाल में बहुत पहले से ही लेफ्ट के समय से ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और टीएमसी ने उसमें एक्सपर्टाइज कर लिया है। फेक वोटिंग कैसे कराना है, लोगों को धमका के डरा के वोट नहीं देने जाने में बाध्य करना और उनका वोटिंग अपने कार्यकर्ता से दिला देना। तो इस तरीके की हथकंडे तृणमूल कांग्रेस द्वारा बार बार अपनाया जाता है, लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ी। मित्रों, अगर ये आरोप सही हैं तो बहुत गंभीर हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है। मित्रों, चुनाव आयोग ने एक और फैसला किया कि जो सेंट्रल फोर्स चुनाव कराने के लिए बंगाल में तैनात हैं, उसकी 700 कंपनियां चुनाव के बाद भी अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी। ये निर्णय इसलिए लिया गया ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा शुरू होने की आशंका है। मेरी बाईं तरफ आप नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद अरविंदा रैली के बूथ नंबर 120 पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। कई लोगों को चोटें आईं। आज चुनाव के दौरान भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आईं। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ। उत्तर 24 परगना से भी हंगामा हुआ। वहीं पर फाल्टा विधानसभा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया। नादिया के छपरा में बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर पर जानलेवा हमला किया गया।
हुगली में बीजेपी और टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स के बीच झड़प हो गई। कोलकाता पोर्ट एरिया में बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह को घेरकर धमकाने की कोशिश की गई। बीजेपी का आरोप है कि फिराद हाकिम और उनके समर्थकों ने हंगामा किया। कोलकाता के श्यामपुकुर में दोनों दलों के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पहले फेज की तुलना में इस बार ज्यादा हंगामा हुआ। हालांकि इस बार छोटी छोटी घटनाएं ज्यादा हुई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यही निर्णायक फेज था। इस फेज में जिन 142 सीटों पर वोट डाले गए, वहां पर 2021 में 124 सीटें टीएमसी जीती थी और बीजेपी के हिस्से सिर्फ 18 सीटें गई थी। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत ही नजदीकी है। यही कारण है कि दिन भर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक तनाव में रहे। मित्रों, पिछली बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी बंगाल चुनाव के केंद्र में हैं। वैसे जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक भवानीपुर से ममता बनर्जी और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत तय मानी जा रही है। ममता बनर्जी को भवानीपुर में 68% वोट और शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 72% वोट मिल सकते हैं। मित्रों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि राजनीति में सफलता अंतिम नहीं होती, लेकिन लगातार सफल रहने के लिए हार के बाद भी उत्साह नहीं खोना चाहिए। चर्चिल का यह कथन नेताओं और पार्टियों के लिए नीति वाक्य है। इसीलिए हर चुनाव के बाद पार्टियां नए जोश के साथ अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती हैं। मित्रों, अब हम एक और एग्जिट पोल का विश्लेषण करेंगे। यह एग्जिट पोल अमेरिका से आया है। यह एग्जिट पोल क्यों राष्ट्रपति ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम बताएंगे कि क्यों यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका में आज चुनाव हुए तो ट्रंप हार जाएंगे और क्यों इस एग्जिट पोल के बाद ट्रंप ने हाथ में बंदूक भी उठा ली है। अब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। ईरान वॉर में उलझे ट्रंप की लोकप्रियता अब गोता लगा रही है। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान वॉर से उनकी गिरती लोकप्रियता थमेगी और उनकी अप्रूवल रेटिंग में सुधार होगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। ट्रंप की परेशानी बढ़ाने वाला एक सर्वे सामने आया है। युद्ध विराम की शर्तों पर ट्रंप ईरान को झुकाने और झटका देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले नए सर्वे ने उन्हें झटका दे दिया। रॉयटर्स इप्सोस के ताजा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटकर 34% रह गई है। यह ट्रंप की मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। जनवरी 2025 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें 47% लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन करीब 16 महीने बाद ट्रंप की लोकप्रियता 13% नीचे पहुंच चुकी है। ट्रंप की लोकप्रियता क्यों घटी, इसकी वजह भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध ईरान वॉर से भी है। मित्रों, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वॉर जीतकर वो ईरान के तेल व्यापार को कंट्रोल करेंगे। इससे अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? ईरान वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ी, आम अमेरिकी परेशान है। रॉयटर्स इप्सोस के सर्वे में सिर्फ 22% लोगों ने कहा कि वो बढ़ती कीमतों को काबू करने के ट्रंप के तरीके से खुश हैं। पहले इस मुद्दे पर 25% लोग ट्रंप के साथ थे, यानी महंगाई कंट्रोल करने के ट्रंप के तौर तरीकों का समर्थन करने वाले लोग 3% कम हो गए हैं। यही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के 41% समर्थक भी महंगाई कंट्रोल करने के ट्रंप के तरीके से खुश नहीं है। समझिए, नाराजगी ट्रंप की पार्टी में भी है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 27% पर आ गई है, जो उनके पहले कार्यकाल और जो बाइडेन के समय की सबसे खराब रेटिंग से भी कम है। यानी ट्रंप आज के दिन अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जो बाइडेन से भी ज्यादा अलोकप्रिय हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? ट्रंप की रेटिंग में गिरावट क्यों हुई, इसे भी समझ लीजिए। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ी हैं। इससे आम अमेरिकी नाराज है। मित्रों, रॉयटर्स इप्सोस के सर्वे के आंकड़े ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़े संकट का संकेत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रंप 2024 का चुनाव महंगाई कम करने और अर्थव्यवस्था में चुनाव करने के वादे पर ही ये जीते थे। अब सोचिए, ऐसे समय में जब लोकप्रियता लगातार घट रही हो, तब कोई नेता क्या करता? महंगाई कम करने की कोशिश करता, अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश करता, लेकिन ट्रंप को शायद अमेरिकी नागरिकों की नाराजगी या उनकी परेशानी की परवाह नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसे समझ लेते हैं। आप मेरी बाईं तरफ एक तस्वीर देख रहे हैं। ये फोटो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। फोटो में ट्रंप किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट की तरह हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्टाइलिश सूट पहना है, आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है। ट्रंप के पीछे बैकग्राउंड में बम धमाकों की थीम है। इस फोटो के साथ ट्रंप ने एक मैसेज भी पोस्ट किया। मित्रों, इस तस्वीर और मैसेज को न्यूज वॉल पर अब देख लेते हैं और आप देखिए किस तरीके से नो मोर मिस्टर नाइस गाय,
ये लिखा हुआ उन्होंने, और ये ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और खुद हाथ में बंदूक ले रखी है, काला चश्मा लगा रखा है, किसी सीक्रेट एजेंट की तरह नजर आ रहे हैं। समझिए, इस फोटो से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु संवर्धन बंद करने का समझौता नहीं किया तो तबाही होगी। सबसे ज्यादा दिलचस्प ये आखिरी वाक्य है जिसे बिग और बोल्ड फॉन्ट में लिखा गया, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अक्सर आपने फिल्मों में विलेन का डायलॉग सुना होगा, आई एम अ बैड मैन। अब ट्रंप कुछ इसी तर्ज पर शब्दों को हेरफेर कर रहे हैं, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। चीन के प्रसिद्ध युद्ध रणनीतिकार सन त्सू ने कहा है कि युद्ध की सर्वोत्तम कला है बिना लड़े ही दुश्मन को पराजित कर देना। ट्रंप यही कर रहे हैं, वो ईरान को धमका रहे हैं, ईरान को बता रहे हैं कि वॉर का अगला राउंड शुरू हुआ तो वो पहले से ज्यादा विध्वंसक और बारूदी होगा। ट्रंप इस तस्वीर से ईरान को संदेश दे रहे हैं, अब बातचीत या नरमी की जगह नहीं है। अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करता तो अमेरिका और भी आक्रामक कार्रवाई करेगा। हाथ में गन लेकर ट्रंप ये बता रहे हैं कि मेरे पास ताकत है और इसके इस्तेमाल से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मित्रों, ट्रंप की ये तस्वीर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है। इसके जरिए वो ईरान के शासन को कमजोर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर में एक संदेश अमेरिका के लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये तस्वीर ठीक उस वक्त आई जब ट्रंप की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर है। संदेश ये कि अमेरिकी लीडरशिप मजबूत है, वो वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सही समय पर लिया गया निर्णय साधारण स्थिति को भी असाधारण सफलता में बदल सकता है। होम फ्रंट पर घटती लोकप्रियता से परेशान ट्रंप अब ईरान वॉर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिकी नागरिकों को बताना चाहते हैं कि आप महंगाई से परेशान ना हो, हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इससे खुश हो। जैसे वो कहना चाहते हो कि दुनिया को कंट्रोल करने की कुछ कीमत तो आपको अपनी जेब से भी चुकानी होगी। ये ट्रंप का अपना अलग अंदाज है। मित्रों, ट्रंप का एक और अंदाज अक्सर चर्चा में रहा। आरोप लगता रहा कि ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे बदसलूकी करते हैं। फरवरी 2025 के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के समय उनके साथ ट्रंप के व्यवहार पर सवाल उठे थे। मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की व्हाइट हाउस में बहस हो गई थी। तब ट्रंप के व्यवहार को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया गया था। तो दूसरे नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्हें अपने व्यापार से असहज करने वाले ट्रंप को इस बार इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने अपने चुटीले अंदाज और बयान से चोटिल कर दिया। मतलब स्थिति ऐसी बन गई कि ट्रंप व्यंग्य की मार से आहत तो हुए, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे। पहले सुनिए किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने क्या कहा। राष्ट्रपति महोदय, आपने हाल ही में ही टिप्पणी की थी, अगर अमेरिका न होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोलते। मित्रों, देखा आपने, सामने ट्रंप बैठे थे, वो भी किंग चार्ल्स के व्यंग्य पर हंसते हुए नजर आए। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान किंग चार्ल्स ने जो भी कहा उस पर जमकर तालियां बजी। दरअसल किंग चार्ल्स इतिहास के पन्ने पलट रहे थे। मित्रों, करीब 250 साल पहले जब अमेरिका आजाद नहीं था, तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। दोनों देशों के बीच अमेरिका पर कब्जे को लेकर लड़ाई हुई। आखिर में इस लड़ाई में ब्रिटेन जीता। किंग चार्ल्स इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अब किंग चार्ल्स ने इतिहास के पन्ने पलटे थे, इसलिए ट्रंप सिर्फ हंस ही सकते थे। यानी मित्रों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत के विकास को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज ट्रंप को अपनी घटती लोकप्रियता के साथ ही भारत के बढ़ते विकास की एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह तस्वीर उस गंगा एक्सप्रेसवे की है जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने आज उद्घाटन किया। मित्रों, गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ेगा। अब तक सड़क के जरिए मेरठ से प्रयागराज तक के सफर में 11 से 12 घंटे का वक्त लग जाता था। गंगा एक्सप्रेसवे ने इस समय को तकरीबन आधा कर दिया है। अब मुसाफिरों को तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर पूरा करने में सिर्फ 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये गंगा नदी के साथ चलते हुए राज्य के 12 जिलों से गुजरेगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन करार दिया। डीएनए में अब आज का संदेश। लाइफ की हर प्रॉब्लम एक क्यूआर कोड की तरह होती है, इसलिए घबराइए नहीं। सही माइंडसेट और क्लियर सोच से उसे स्कैन कीजिए। आंसर कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही दिखाई देगा। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।